नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। कल जो वेस्ट बंगाल में हुआ वो सुनकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस में कहूँ ये सभी जो अधिकारी लोग हैं ये घबराहट में आ जाएंगे। ऐसे पॉलिटिशियन मिल जाए जो उनके घर का एड्रेस पता निकाल कर रखें और अपने फोन में सेव करके रखें, अपनी लिस्ट बना कर रखें और अपने गुंडों को ट्रांसफर कर दें। इतना ही नहीं, आधिकारिक जो स्पोक्स पर्सन है इन लोगों के, वो आकर टीवी के ऊपर इतने भड़कालू बयान देना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस हद तक वॉयलेंस को कंट्रोल किया जाता है और पॉलिटिसाइज किया जाता है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कल आप एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे सर, मैं तो सुनकर ही दंग रह गई। और जो महुआ मोइत्रा ने आप लोगों की तरफ जो कटाक्ष फेंका है, इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। जी नमस्कार गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। इसमें कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। हम अधिकारी गण और पूर्व सरकारी सेवक, फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स आदि हैं इस तरीके के कटाक्ष और गाली गलौज के। और ये दिखाता है, हमारी जो साइको एनालिसिस है ये कहती है, ये वो नहीं, ये उनकी हताशा बोल रही है। और जिसकी आप बात कर रही हैं मोहतरमा की, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद हो, क्रिमिनल केसेस चल रहे हो। और वैसे कुछ ऐसा होता है, शत्रुहंता योग ही कहते हैं ज्योतिष में, कि हम लोगों को जो जितना गाली देता है उतने जल्दी उसका भी अंतिम संस्कार हो जाता है। एक साहब ने कहा था ये ठुल्ले हैं, उनके सारे कर्म हो गए, कारागार यात्रा भी हो गई, पॉलिटिकल करियर पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया। तो ये दया की पात्र हैं माता जी, इनके लिए ज्यादा हम क्या कहें। लेकिन मैं ये कह दूं, ये न समझें कि हम लोग निरीह हैं, असहाय हैं, या चादर तान करके अब हम सिसकी लेंगे। ना हम चादर तानेंगे, ना सिसकी लेंगे। कानून की प्रक्रिया के अंदर मेरा ये परामर्श होगा सरकार को, जिसने धमकी दी है केसेस रजिस्टर कर लिए जाएं। और उसमें मुलजिम का नाम नहीं करते, जिन्होंने धमकी दी है कि आपके नाम हम जानते हैं, आपके पते हम जानते हैं। तो कौन सा आपने कद्दू में तीर चला दिया है? हमारे नाम और पते तो आप कहीं जाइए और जाकर के आप पूछ लीजिए, पब्लिक डोमेन में गूगल बता देगा आपको। और इसको लेकर के अगर आप धमकी धपाटे की बात कर रही हैं, तुरंत केस रजिस्टर होना चाहिए निर्वाचन आयोग से। और भारत सरकार से मैं चाहूंगा कि इसकी आईवी की रिपोर्ट बनवा लें। और अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर या उसके परिवार पर आक्रमण होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी इन गुंडों की मानी जाए जिन्होंने आज धमकी दी है। क्योंकि ये हाथ पे हाथ धर के बैठने का समय नहीं आया है। सभ्य समाज में और लोकतंत्र का ये जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं गायत्री जी, इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ममता इलेक्शन जीत जाए तो, हार जाए तो, भारत सरकार इसके ऊपर केंद्रीय एजेंसी से इस पे कार्रवाई कराए। अब हम आते हैं असली मुद्दे के ऊपर। कल की बात आपने कहा कि आईपीएस अधिकारी या फलाने अधिकारी जो हैं ये पलटू हैं। नहीं तो आप क्या चाहती हैं कि आपके तलवे चाटने के लिए आ जाएं या आपकी आरती उतारे? वो तो होने वाला नहीं है माता जी, और वो ना होने होगा। ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग संविधान के लिए समर्पित हैं, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि मनमाफिक तरीके से आपके गुंडे लोगों के घर में आक्रमण करें, जबरदस्ती वोट डालने के लिए वो उनको धमकाएं, मारपीट करें। और तमाम चली जाइए, पूरा एक्स और पूरा गूगल तुम्हारे गुंडों के साथ माता जी घूम घूम करके जो भय और आतंक पैदा कर रहे हैं। भला हो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, उन्होंने जा करके उनके जो है जो तशरीफ गर्म कर दी। आप खुद समझ सकती हैं कि उनका क्या बुरा हाल हो रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा एक पैटर्न बना है, ऐसा नहीं है कि पहली बार धमकी दी गई है। 2025 में भी जब सर की कार्रवाई हो रही थी तो उसमें भी ममता ने धमकाया था अधिकारियों को, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तब भी 2025 में भी इन्होंने कहा था, ये ना समझिएगा कि मेरी कल्पना शक्ति की उड़ान है। ये चीज जी न्यूज में आई थी कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे नाम पते हम जानते हैं, 2025 में भी कहा था। और उसके अलावा जब सूप बोले तो बोले, मतलब इनके चेले चपाटों ने भी वोटर्स को धमकाना शुरू कर दिया। वो भी वीडियो वायरल हो चुका है कि घर घर जाके कहा कि तुम हमें वोट दो, वरना उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें धमका लेंगे। दरवाजों पे जाके तोड़फोड़ की, गाली गलौज, धमकाने की कोशिश की। तो ये चीजें अत्यंत आपत्तिजनक है। लेकिन इनके पुरानी घटनाक्रम को लेकर के वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, और एक दो फोर्सेस के नहीं, बीएसएफ,
सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, इनके तमाम अधिकारी और फोर्स का अंदाज लगाइए, लगभग 2,40,000 की फोर्स पश्चिम बंगाल में लग चुकी है अब तक। और ये सुरक्षा व्यवस्था कई चरणों में जैसे होता है कि मल्टी लेयर्ड ये एक है। अगर पोलिंग बूथ जहां आप और हम जाते हैं वोट डालने, पहला केंद्र बिंदु वो है। उसके बाद जो 2-4 बूथ का क्लस्टर होता है उसको कहते हैं पोलिंग सेंटर, वो है दूसरा केंद्र बिंदु। उसके ऐसे 8-10 जो पोलिंग जोन होते हैं, तो उसके बाद आता है पोलिंग जोन आ जाता, पोलिंग सेंटर के बाद पोलिंग जोन, पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर, पोलिंग जोन। और निरंतर वहां पर एक तरीके से गश्त, गाड़ाबंदी, रोड ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जिससे कि शरारती तत्व का आवागमन पूरी तरीके से बंद रहे। और बूथ के 100 गज के परिधि में उसको कहते हैं एक तरीके से लक्ष्मण रेखा। उस लक्ष्मण रेखा में कोई अगर हथियार या डंडा या बल्लम लेके कोशिश करेगा तो उसका हो जाएगा अंग भंग। इसलिए अगर आप अपनी तंदुरुस्ती, अपने भविष्य के बारे में जरा सा भी चिंतित हैं तो कोशिश भी न कीजिएगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि सख्त आदेश है पैरामिलिट्री को कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे आतताइयों को, ऐसे दंगाइयों की वही भरपूर सेवा, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण। जेल तो जब तुम जाओगे तब जाओगे, लेकिन उसके पहले ही मूल सूत्र से तुम्हारी गुंडागर्दी तुम्हारे हाथ पे रख दी जाएगी। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि क्या आपने एक्स्ट्रा इंतजाम क्या किया है। अब टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। सीसीटीवी हर बूथ में, बॉडी कैमरास, हमने भी बड़े इलेक्शन कराए हैं, बॉडी कैमरास वगैरह का इस्तेमाल हम लोगों ने कभी नहीं किया। इसका मतलब जहां पर एक एक चीज की जानकारी रखी जाएगी। सर बॉडी कैमरा मतलब यहाँ शोल्डर जी के हाँ, ऊपर रहता है ना, जी हाँ, जी जिससे हाँ, सब जी हाँ, पूरा जी हाँ, कैप्चर होता रहे, पूरा 360। कैप्चर कर लें। कोई धमकाने की कोशिश करे, गाली गलौज करे, वो तुरंत आ जाए। और बात यही खत्म नहीं हो जाती है, बॉडी कैमरा में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम्स में उसकी सूचना रियल टाइम जाती रहेगी। और इसके पहले कि आप कुछ और आक्रमण करने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करेंगे, तो पोलिंग बूथ पे भी ड्यूटीज है, पोलिंग सेंटर पे भी है और पोलिंग जोन में भी है। आपके 1 मिनट कहेंगे, जब तक आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं, तब तक 4 आदमी आएंगे और आपको उठा के लेके चले जाएंगे। और आपका सेवा केंद्र जो बगल का होगा ना, जैसे होता है फर्स्ट एड केंद्र होता है, प्याऊ होता है पानी पिलाने के लिए, ऐसे ऐसे मैं समझता हूं कि हर जगह सेवा केंद्र बनाए जाते हैं। ऐसी लोगों की सेवा करने के लिए पहले पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद मालूम पड़ेगा, तदनुसार जैसे आपके होंगे देवता वैसा हो जाएगी सेवा उनकी वही। तो कोई गलतफहमी न पालिएगा इस बार। अब हम आते हैं कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड, ये नई चीज इस बार शुरू हुई है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड। इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। और यही नहीं, पहले 20-25 साल पहले तो मैंने आपको बताया पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर, पोलिंग जोन, और उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट्स। इतने टीयर के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मुझे ये बताया गया है कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जो ग्रेडिंग की गई है कि संवेदनशील, अति संवेदनशील और एक्सट्रीमली सेंसिटिव, इन कैटेगरीज में अगर है तो वहां पर पुलिस बल की ज्यादा मात्रा रहेगी और कंट्रोल रूम से सीधा संबंध। आपके जो रिजर्व रहेंगे, यही नहीं है कि जो सड़कों पर आपको कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपको पोलिंग बूथ और सेंटर में कर्मचारी हैं उतने ही लगे हैं। आपके चप्पे चप्पे पर इफेक्टिव रिजर्व, जिनको कहा जाता है क्यूआरटी, क्विक रिस्पांस टीम्स, वो मौजूद रहेंगी, मोबाइल भी रहेंगी, छतों पे भी रहेंगी। तो कोई ये समझता है कि दरवाजा तोड़ के छत पे चढ़ा जाएगा, तो छत पे भी आपकी जो है रिसेप्शन कमेटी, स्वागत समिति वहीं पर रहेगी और भरपूर सेवा वहीं हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो भागने वागने में आतताई छत से गिर जाए तो मालूम पड़े हाथ पैर और टूट जाए उनका। तो हम लोग सांकेतिक बातें कभी कर करके बता देते हैं, क्योंकि जब भागोगे, दौड़ोगे और बदन पे तेल लगा के आओगे तो इसकी प्रबल संभावना है कि तुम छत से नीचे गिर जाओ। तिमंजे से छत से गिरोगे, तुम समझ सकते हो तुम्हारी दुर्गत क्या होगी। और फिर तुम अनर्गल आरोप लगाओगे कि हमारे ऐसे अनुशासन पुलिस अधिकारी ने तुम्हें ढकेल दिया। अरे हम क्यों ढकेलेंगे, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें ढकेल दिया। जब भाग रहे हो जान बचाने के लिए, फिर तुम ये नहीं समझते, तुम समझते हो सिनेमा तुमने ज्यादा देखा है, ये बैटमैन और सुपरमैन और रैटमैन, तो उसके से तुम प्रभावित होकर के तुम समझते हो कि छत से कूदोगे, अपना घणासा बल्लम लेके तुम बच जाओगे। बिल्कुल नहीं बचोगे। लेकिन हम बात करते हैं सिक्योरिटी की भी, हम लोग बात कर रहे थे। महिला कर्मियों की बड़ी संख्या लगी हुई है,
क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया, या कह दिया कि साहब कुछ ऐसी अनर्गल बातें कर दी जो कि पार्टी विरोधी थी, उनकी लोकप्रिय नेत्री को गाली गलौज कर दी। तो हर चीज जब रिकॉर्ड हो रही है तो इसकी संभावना गायत्री जी नहीं रहती है, ये फिर ऐसे ही चीज जो होती है वो रह जाती है। अब एक और नया काम हुआ है, वो है आर्म्ड पर्सनल कैरियर। आर्म्ड पर्सनल कैरियर थी बख्तरबंद गाड़ियां, क्योंकि आपने सुना होगा इसके पहले बर्दवान में, मुर्शिदाबाद में इन लोगों ने बमबाजी की थी और कंट्री मेड पटकौआ बम भी थे। तो ये आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स जो हैं, इसमें दो मॉडल्स आए हैं, एक है शौर्य और एक है मार्क्समैन। तो शौर्य और मार्क्समैन लगाने का अभिप्राय यही है कि अगर आपने दोबारा दुस्साहस के बावजूद होते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर भी अगर आपने सोचा कि हमारी दाल नहीं गल रही है, हम बम बम चला दें, तो बम चलाएंगे तो ये गाड़ी जो है ये बख्तरबंद होती है, इसका क्लियरेंस ज्यादा होती है, बुलेट प्रूफ होती है और एक्सप्लोजन प्रूफ होती है, आरडीएक्स प्रूफ होती है। तो गलतफहमी न पालिएगा कि अगर आपको सीमा पार से अगर आरडीएक्स मिल गया है तो आप कुछ कर पाएंगे, आप कुछ न कर पाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप ये दुस्वप्न और मन में कोई गलतफहमी है तो उसको निकाल दें। आरडीएक्स वगैरह का अगर आपने प्रयोग करने की कोशिश की, मुझे आपका भविष्य साफ दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। आपने नाम सुना होगा अब्दुल करीम टुंडा। तो टुंडा नाम क्यों पड़ा मालूम था? जिसका अंग भंग हो जाता है उसको टुंडा कहते हैं। तो अच्छा टुंडा सर, जो ये है, मुझे हाँ, नहीं पता था। नहीं, उसको टुंडा कहते हैं। तो टुंडा इसीलिए टुंडा हो गए थे क्योंकि बम बना रहे थे, वो बम विस्फोट में उनका एक हाथ उड़ गया, तो तभी उससे उनका नाम पड़ गया अब्दुल करीम टुंडा। तो अब हमें साफ दिख रहा है कि एक तो आप कीजिएगा मत ये सब कोशिश, वरना कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है कि बम बनाने वाले, बम के उठाने रखने वाले, बम उनके हाथ में ही विस्फोट हो जाता है तो महाटुंडा हो जाएंगे। फिर एक उसका तो अब्दुल करीम टुंडा का एक हाथ गया था, कहीं ऐसा ना हो कि बम बनाने में और विस्फोट में आपके दोनों हाथ दोनों पैर निकल जाए। कोशिश मत कीजिएगा, इसके बड़े भयावह परिणाम आप और आपके परिवार के लिए हो सकते हैं। होशियार को इशारा काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये बख्तरबंद गाड़ियां ये लगी हुई हैं, रिजर्व में है। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के वरिष्ठतम अधिकारी वहीं पर मौजूद हैं, जो वक्तन फवक्तन अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को उनका मार्गदर्शन करेंगे। अब आप समझेंगे कि पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद तो इन लोगों ने गुंडागर्दी पिछली बार की थी, सुना था कई दर्जन से ऊपर हत्याएं हुई थी। तो अब की बार ये व्यवस्था की गई है गायत्री जी, जब तक ईवीएम मशीन सुरक्षा के साथ जहां उनका भंडारण होना वहां ना पहुंच जाए, काउंटिंग भली भांति संपन्न न हो जाए, विजय जुलूस आदि पूरी तरह से संपन्न न हो जाए, इलेक्शन का स्टाफ अपने गंतव्य पर अपने अपने स्थानों पर न पहुंच जाए, और उसके बाद भी कि इनके गुंडे दोबारा बीन बीन करके प्रतिद्वंदियों के साथ हिंसा न करें, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस वहीं बनी रहेंगी और सुनिश्चित करेंगे कि पिछली बार जो दुर्व्यवस्था और हत्याकांड और आगजनी की गई थी वो इस बार ना हो। तो गायत्री जी आप समझ सकती हैं कि अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था अगर की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि समस्त अपना मताधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि आपको याद होगा कि टीएमसी की ऐसी दहशत थी कि एक पंचायत इलेक्शन में दर्जनों स्थानों पर कोई प्रतिद्वंदी ने साहस नहीं किया कि खड़ा हो जाए, तो ये अनअपोज इनके कैंडिडेट जीत गए थे। तो मतलब लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया था, वो भी एक बदनुमा धब्बा है हमारे लोकतंत्र के ऊपर। क्योंकि अगर कोई खड़ा ही नहीं होगा तो एक तरफा वोट पड़े, और एक तरफा वोट पड़ने के बाद निर्विरोध और अनअपोज्ड वो जीत भी गए। अब आप आइए इसके ऊपर कि टीएमसी के गुंडों का भय और आतंक कम करने के लिए भी ये जरूरी था। और कई ऐसे आपको नेट पे पिक्चर्स मिल जाएगी कि टीएमसी के गुंडे जा रहे हैं, लोगों को धमकाने की कोशिश कर रही हैं, और पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आकर के उनकी खातिर तवाजो अच्छी तरीके से कर दी। तो वो एक सुखद अनुभव पश्चिम बंगाल की जनता का होगा। लेकिन ममता ये कह रही है कि ये सब बिल्कुल आकर के वोटरों को धमका रहा है, तो वो जो लोग उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, ये दिखाता है बहुत आदमी भयाक्रांत होगा तभी ये करेगा। भयाक्रांत नहीं होगा तो गायत्री जी किसी को पास इतनी न फुर्सत है न संसाधन है कि पैरामिलिट्री के ऊपर फूल बरसाए या जाके उनकी आरती करे। जब आदमी अंदर से पूरी तरीके से भय से और आतंक से इतना ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है
तब जाकर के पैरामिलिट्री फोर्स को जाकर के अपनी जो होता है कहता है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए आए। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और महामहिम ये सुनिश्चित करें कि इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है, कोई भी जीते हारे, जनता सर्वोपरि है, जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई कॉमा या फुल स्टॉप न लगने पाए। जी गायत्री जी। सर इसीलिए शायद इस बार जो लिया गया एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप कि इलेक्शन होने के 1 महीने बाद तक वहां पे ये फोर्सेस रहेंगी टू गिव अ टाइम टू कूल ऑफ, चाहे वो टीएमसी हो या बाकी गुंडे हो या कोई भी हो, कि वो उनका गुस्सा या जो भी है उनका वो ठंडा हो जाए। उसके बाद व्हेन दे मूव आउट, जब दूसरी गवर्नमेंट टेक ओवर, चाहे वो टीएमसी की हो या बीजेपी की हो, कांग्रेस कोई भी हो, जब गवर्नमेंट टेक ओवर कर चुकी हो एंड एवरीथिंग इज स्टेबल एंड कूल, तब वहां से मूव आउट करें। तो ये जो इलेक्शन के बाद वाला 1 महीना सर होता है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि उसी में गुस्सा, ये वो वायलेंस हम सभी ने देखा है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद जो हिंसा भड़कती है वो उससे पहले भी नहीं हुई होती है। तो एक ये बहुत बड़ा स्टेप आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और सर एक चीज यहाँ पे जो हुई है, व्हाट इज दिस एआई इनेबल्ड बूथ कैमरास? एआई इनेबल्ड बूथ कैमरास तो हमेशा होते हैं, तो एआई इनेबल्ड इसमें क्या है सर? एआई एनेबल्ड ये होता है कि जो आप चाहती हैं स्ट्रक्चर, किन चीजों को वो फ्लैग करेगा। डिस्टरबेंस, ऊंची आवाज, गाली गलौज, वायलेंस, किसी तरीके की ईवीएम के साथ छेड़छाड़। आपने जैसा प्रोग्राम किया होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी भी इलेक्शन में मान लीजिए आप 18 तरीके की दुर्व्यवस्था समझ सकती हैं। आपने एआई एनेबल कर दिया कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, ऊंची आवाज, मारपीट, हथियार आदि, या किसी तरह की खींचातानी या भगदड़, तो वो तमाम चीजें एआई फ्लैग करके उसके ड्यू रोड मैप के आधार के ऊपर क्यूआरटी को, क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट कर देना, आपके स्मार्ट कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देना, जोनल पुलिस ऑफिसर्स मैजिस्ट्रेट्स को अलर्ट कर देना, ये सारी कार्रवाई। और मेरा फिर भी परामर्श होगा, क्योंकि इस इलेक्शन में सुरक्षा व्यवस्था को एक दूसरे चरण पे ले जाया गया है, मैं चाहूंगा जिन जिन ने धमकी दी है, जिन जिन ने धमकी दी है, उसकी बेसिस पे एफआईआर और सेंट्रल रिपोर्ट। एफआईआर हो सकता है आप उन्हीं के खिलाफ करें जो इलेक्शन में जीत जाएं। इलेक्शन में जीत जाएं तो उन एफआईआर का कुछ होने हवाने वाला नहीं है। तो फिर उन एफआईआर को न केवल आप वहां पर रजिस्टर करें, बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स आप दिल्ली भेज दें, जिससे कि अगर वहां पे कार्रवाई नहीं होती है तो सेंट्रली उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। दूसरी चीज, जिन गुंडों के नाम प्रकाश पे आए हैं जो कि इन्होंने इस तरीके की धमकी की बातें की हैं, जिन लोगों ने धमकाया है या हिंसा भड़काई है, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर लें। और अगर किसी स्टेज पे आके इन्होंने धमकी दी थी और जिनको टारगेट किया था, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारों को, उनके ऊपर आक्रमण होता, तो जो धमकी दे रहा है उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन आज हो जाना चाहिए। और इलेक्शन में ये किया ही जाता है, जिससे शांति भंग का अंदेशा होता है, प्रिवेंटिव एक्शन में गायत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इतनी एक तो कार्रवाई ये हो जाए। दूसरी चीज, आपका जब डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि मान लीजिए ए बी सी डी ई ने आपको धमकी दी थी, हमने ए बी सी डी ई के खिलाफ पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। अब अगर भगवान न करे आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है, तो ए बी सी डी सबसे पहले उठाए जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर उनकी मौजूदगी आपके आसपास कभी रही होगी तो वो जाएंगे जेल और उनकी सेवा होगी बड़े कायदे से। सर टीएमसी हाई कोर्ट पहुंच गई है, कह रही है, मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगी। ये आउट ऑफ द अभी जस्ट आए ये सब 800 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का डर। 800 कार्यकर्ता सर, ये इस पार्टी में गुंडे हैं या इस पार्टी में कार्यकर्ता है, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, ऐसा तो नहीं है कि सबके सब झूठ हैं और आपके सारे के सारे कार्यकर्ता हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है बांग्लादेश से ला ला के ये भर रही हैं? बिकॉज ममता जी के बांग्लादेशी कनेक्शन तो दिनेश त्रिवेदी जी आप खंगालेंगे, जो खुद ममता बनर्जी के बहुत क्लोज होते थे, बट नाउ इज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर इन हाई बांग्लादेश। कमिश्नर बांग्लादेश। हम्म, हम्म। तो ये 800 कार्यकर्ता सर जो संदिग्ध एक्टिविटीज में पाए गए हैं, जो अभी आपने बताया, इतनी भारी मात्रा में इनके पास है। देखिए, इनके कार्डर्स की संख्या कमी नहीं है और 800 उनके लिए कोई भी गिनती नहीं है। आपके हमारे लिए ये गिनती बहुत बड़ी है, लेकिन जिसको कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको अगर शक है तो अपनी डिफेंस कीजिए, हाईकोर्ट जाके ये मत कहिए कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। ये गुंडे और अपराधी ये प्रिवेंटिव एक्शन में जाते हैं और किसी भी बड़े इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, इनको न सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन में निरुद्ध किया जाता है बल्कि जेल भी भेजा जाता है, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन संपन्न हो जाए। और ये कोई तरीका नहीं है। 800 कार्यकर्ता नहीं, 800 मवाली अगर जा रहे हैं, अपराधी जा रहे हैं, आपकी मजबूरी क्या है? जितने मवाली गुंडे चुट्टे हैं, इनको आप अपने पार्टी में शामिल करके उनको कार्यकर्ता बना रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने आपराधिक गतिविधियां की हैं,
लोगों को डराया धमकाया है, रास्ता रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस तो खैर अपना काम गायत्री जी करेगी ही। और हाईकोर्ट के अपने तौर तरीके हैं कि पता लगा ले, लेकिन अच्छा ये होता कि अगर आप हाईकोर्ट में जाकर के, इसको हमारी पुलिस की भाषा में कहते हैं पेशबंदी, कि पुलिस एक्शन जब ले रही है उसके पहले पुलिस का मनोबल गिराने की नीयत से और एबॉर्टिव अटेम्प्ट करके ये कह दें कि पुलिस हमारे ऊपर बहुत आक्रामक हो गई है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो ये पेशबंदी है और कुछ नहीं। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पहले से ही रेडी बैठी हुई कि मेरी ये वाली पहले ही से पकड़। हम, चूंकि हमने कहा था पकड़ लिया है, पकड़ लेंगे, और देखिए हमने कहा था और हमने पकड़ लिया। तो आप क्या समझती हैं कि आपने अगर दरखास्त डाल दी हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और आप उसके बाद डकैती डालेंगे, हत्या करेंगे, मारकूट करेंगे, तो पकड़े नहीं जाएंगे, और ज्यादा पकड़े जाएंगे। और पेशबंदी जो करता है वो दिखाता है कि कितने शातिर दिमाग के आप लोग हैं और आप कितनी सोची समझी रणनीति के तहत, रोड मैप के तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये भारत को बचाने की बात है। कल संदीप जी ने एक बहुत ही लाइन है सर, एक लाइन उन्होंने कह दी और वो मेरे दिल को छू गई। एक समय स्वतंत्रता संग्राम के समय में सबसे पहली जो चिंगारी उठी थी तो वो वेस्ट बंगाल से उठी थी, पूरे भारत तक वो फैली थी। और हमको आजादी की जो राह दिखाई थी वो वेस्ट बंगाल ने दिखाई थी, पश्चिम बंगाल ने दिखाई थी। पर आज उसी पश्चिम बंगाल को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, सारी जगह से जितने भी वर्कर्स हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं, सब अपने घर जा रहे हैं वोट देने के लिए। कृपया उन्हें छुट्टी दीजिए, 2-3 दिन की छुट्टी दीजिए, जाकर वो वोट करें। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर वेस्ट बंगाल। हम सभी हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों का, टेररिस्ट का, आईएसआईए का और पता नहीं किस किस इलीगल एक्टिविटीज का गढ़ बन चुका है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम गायत्री जी। वंदे मातरम सर।